से हम लोग शुरू कर रहे हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। हालांकि इलास्टिसिटी पिछले वाले पेपर में पूछा गया उसमें है ना, तो आज से हम लोग इलास्टिसिटी शुरू कर रहे हैं और लगभग 3 से 4 क्लासेस में इलास्टिसिटी में खत्म कर दूंगा। 3 क्लासेस ही पकड़ के चलो, ठीक है। 3 क्लासेस में जैसे इस बार हफ्ते में अपने पास क्या आएगा, वो भी आएंगे ना, 2-2 लेक्चर भी आएंगे, है ना, तो आराम से खत्म हो जाएगा, है ना। और अगला टेस्ट, हाँ अगला टेस्ट कब का है अपना, फ्लूइड वाला? अब तो सर मेजर टेस्ट अच्छा, होएगा। अब मेजर टेस्ट है एक, उसमें फ्लूइड वाला नहीं आ रहा अभी। नहीं, अब तो पिछले 3 तो से बस चला फिर तो है। सही है, फिर तो इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर तो अपना हो जाएगा आराम से ना। आ जाओ, मेरी बात सुनो बेटा, चलो आ जाओ। तो आज हम लोग इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। किस बारे में बात करेंगे, सुने ज़रा ध्यान से। इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ओके। इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। बेटा जानते हो, कोई भी बॉडी हो ना, कोई भी बॉडी हो, उसको मैं 3 प्रकार में उसको मैं देख सकता हूँ। अगर मैं इलास्टिसिटी के टर्म में बात करूँ ना, तो मैं इसको 3 तरह से देख सकता हूँ, ठीक है। कैसे कैसे देख सकता हूँ? एक तो मैं बोलूँ कि कोई बॉडी है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। कैसी है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, समझ जाना तुम लोग, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि तुमको लिखने में देखने में दिक्कत ना आए। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। और एक होती है पार्शियली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। पार्शियली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। और एक होती है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। अब इनमें क्या अंतर है, ठीक है। सुनो बेटा, अगर मान लो कि मैं किसी बॉडी के ऊपर मान लो कोई फोर्स लगाऊं, ठीक है, और फोर्स लगाने के बाद जब मैं हटाऊं ना उसे, तो हटाने के बाद वो बिल्कुल वैसी ही हो जाए जैसी वो शुरू में थी। क्या मेरी बात समझ आई? मैंने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और लगाने के बाद जब फोर्स को हटाऊं तो वो बिल्कुल वैसा हो जाए जैसा वो शुरू में था, उसे बोला जाएगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जैसे कि एक जो नॉर्मल जो रबर बैंड होता है जिससे हम लोग नोट वगैरह भी बांधते हैं, आप उसको बिल्कुल हल्का सा खींच के छोड़ो तो क्या वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है कि जैसा वो पहले था? यस सर। है ना। इसलिए उस तरह की बॉडीज को बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। अच्छा, एक होती है पार्शियली इलास्टिक बॉडी। पार्शियली इलास्टिक बॉडी से मेरा क्या मतलब है कि मान लो उसी रबर बैंड को अगर आप बहुत ज्यादा खींच दें, या फिर जो नॉर्मल जो पॉलीथीन भी होती है ना बेटा, नॉर्मल जो पॉलीथीन होती है, आप नॉर्मल पॉलीथीन को थोड़ा सा खींच के छोड़ो तो बिल्कुल वो पहली जैसी तो नहीं होगी, पर थोड़ी बहुत रीगेन कर लेती है। कर लेती कि नहीं कर लेती? यस सर। है ना। और कई बॉडीज होती हैं जो परफेक्टली प्लास्टिक होती हैं कि भाई साहब अगर एक बार तुमने उसमें कोई छेड़ाछाड़ी कर दी तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने वाली नहीं, उसे कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। पक्की बात है कि एकदम सोच लो। यस सर। बहुत बढ़िया। क्या बोला गया? बोला गया कि द बॉडीज विच रीगेन देयर शेप एंड साइज completely after removing the deforming force, ठीक है। after removing the deforming force, okay, is known as क्या बोला जाएगा? बोलो परफेक्टली, बोलो बोलो बोलो, क्या बोला जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस सर। पक्का एकदम? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। यार हाँ ना बोलो यार, समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो इस तरह की बॉडीज को बोला जाएगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो भाई इतनी बात अपने को समझ आती है। अब अगर एक डेफिनेशन अपने को याद रह जाए तो क्या बाकी दो अपने आप लिख सकते हैं क्या? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। कॉपी में लिखनी है, ठीक है। मैं से छोड़ रहा हूँ उसको, तुम लोगों को कॉपी में जरूर लिखनी है उसे, ठीक है। कि पार्शियली इलास्टिक क्या होगी कि विच रीगेन देयर शेप एंड साइज पार्शियली, ठीक है। विच रीगेन देयर शेप एंड साइज पार्शियली आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स बेटा जो मैं बाहर से इसको लगा रखा था डिफॉर्म करने के लिए, डिफॉर्म करने का मतलब समझते हो ना? बोलो बोलो बोलो, डिफॉर्म करने का मतलब समझते हो ना? कि बॉडी को शेप एंड साइज से हटाने वाला जो फोर्स होता है अपने ना, अपन खींचते हैं दबाते हैं तो डिफॉर्म करते हैं अपन बॉडी को, है कि नहीं यार? हाँ ना बोल। है ना। तो उस फोर्स को अगर अपन हटा दें तो अगर वापस से रीगेन कर ले तो उसे बोला जाएगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अगर पार्शियली रीगेन करे तो बोला जाएगा क्या? पार्शियली इलास्टिक बॉडी। और अगर बिल्कुल भी रीगेन ना करे, द बॉडीज विच डू नॉट रीगेन देयर शेप एंड साइज एट ऑल, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है?
Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया sir. भाई साहब, बहुत बढ़िया। सुनो, और अच्छी अच्छी बातें करते हैं अपन, और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? बॉडी की इलास्टिसिटी कहलाती है, ठीक है, कि हाउ मच द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैव, ठीक है, टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज, ठीक है, उस टेंडेंसी को क्या बोला जाएगा? वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसे कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या तुम्हें इलास्टिसिटी क्लियर हो गई है? Yes, sir. ठीक है, Yes, बॉडी sir. की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो रीगेन कर पाती है, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच इट इज एबल टू, क्या बोलना चाहिए, रीगेन इट्स शेप एंड साइज कंप्लीटली, इज नोन एज इलास्टिसिटी। क्या तुम्हें इलास्टिसिटी कंप्लीट हो गई? एकदम बड़े रंग से समझ आ गई? Yes, sir. बहुत बढ़िया Yes, भाई साहब, sir. बहुत बढ़िया, शानदार। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना। अब जरा एक और बात बताता हूँ बेटा, जब मैं किसी बॉडी के ऊपर जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ ना, जैसे मान लो कि मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ये मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो इस फोर्स की वजह से इसके ऊपर एक स्ट्रेस लगता है, खिंचाव पैदा होता है, खिंचाव या दबाव पैदा हो जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं उसे? स्ट्रेस। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. है ना? Yes, जैसे मान लो sir. टेबल पर अपन ने रखा हुआ था, एक मान लो शीट थी या कुछ भी थी, ठीक है, अपन ने क्या करा, अपन ने उसके ऊपर दबाव बनाया या अपन ने उसे खींचा, तो उससे क्या पैदा हो जाता है? उसके अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है? तनाव बोल लो उसे, खिंचाव बोल लो, या दबाव बोल लो। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, Yes, sir. बहुत बढ़िया। ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना। देख मैं क्या बोला, मैं तेरे से सवाल पूछा, मैंने कहा देख दो रॉड्स हैं, ठीक है, एक तो ये रही दीवार के साथ बंधी हुई है एक रॉड, ठीक है, इस तरह से एक एंड उसका दीवार पर बंधा हुआ है, ठीक है, एक तो रोड ये रही, ठीक है, और एक रही ओपन, बिल्कुल एकदम खुली रोड है, ठीक है, इस तरह से दो रोड है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने कहा अपन इसके ऊपर भी एक फोर्स लगा रहे हैं, अपन इसके ऊपर भी एक फोर्स लगा रहे हैं, बताओ दोनों में से किस में स्ट्रेस आएगा, किस में नहीं आएगा? दोनों में आएगा, दोनों में नहीं आएगा? अपर वाली में आएगा सर। अपर वाली भाई में साहब, आएगा ऊपर वाली में स्ट्रेस आएगा और नीचे वाली में कोई स्ट्रेस नहीं है, तो भाग लेगी ना इसके साथ ही। अरे यार, Yes, sir. हाँ ना बोलो, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो ऊपर Yes, वाली में sir. स्ट्रेस आएगा, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेस विल बी जनरेटेड, ठीक है, स्ट्रेस विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, स्ट्रेस विल बी प्रोड्यूस्ड, ओके, और नीचे वाली में कोई स्ट्रेस नहीं है. बहुत बढ़िया, नहीं है ना? है। नहीं आएगा, नो स्ट्रेस विल बी देयर, ओके, नो स्ट्रेस। क्या मुझे ये बेसिक सी बात समझ आती है क्या यार? Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया, sir. बहुत बढ़िया, तो इतनी बात अपने को समझ आती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, जरा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, एकदम बेसिक सी बात है बिल्कुल। अब ध्यान सुनो, तो स्ट्रेस की जो डेफिनेशन होती है, स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करा जाता है, सुनना जरा ध्यान से। तो ऐसे डिफाइन करा जाता है, बोला जाता है कि स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या मेरी बात समझ आ गई? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए हैं। where this area will be the cross sectional area, ठीक है, बहुत अच्छा बोलना चाहिए, तो मुझे इसे बोलना चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। प्रेशर और स्ट्रेस में थोड़ा सा फर्क होता है, जो होता है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है बेटा। जब लिक्विड की बात की जाती है ना, जब फ्लूइड की बात की जाती है, तब बात की जाती है प्रेशर की, ठीक है, और जब बात की जाती है सॉलिड की, तब बात की जाती है स्ट्रेस की। यार तुम हाँ ना बोलो यार, Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, जब sir. बात की जाती है फ्लूइड की, तो बात की जाती है प्रेशर की। फ्लूइड से मेरा मतलब क्या है? लिक्विड नहीं, फ्लूइड से मेरा मतलब है जो कुछ भी मतलब flow हो लिक्विड और गैसेस दोनों। गैसेस भी तो फ्लो कर सकती हैं। Yes, yes, sir. तुम्हें समझ नहीं आया ना मैं क्या बोला? आगे sir. बहुत बढ़िया आगे भाई साहब, बहुत सर। बढ़िया, शानदार, है ना? तो जब फ्लूइड की बात की जाएगी तो बात की जाएगी प्रेशर की, और जब बात की जाएगी सॉलिड की तो बात की जाएगी स्ट्रेस की। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है? Yes, sir. है ना? अब फॉर Yes, एग्जांपल sir. ऐसा ही होता, मान लो अगर ये कोई रॉड होती, अगर ये कोई रॉड होती, ठीक है, रॉड होती जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए होता, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता? ए होता, ठीक है। अपन इस तरफ से भी फोर्स लगाते एफ, अपन इस तरफ से भी फोर्स लगाते एफ, तो स्ट्रेस क्या लिखा जाता? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या मेरी बात समझ आ गई? 2F बाय एरिया मत लिख देना, अरे वो सन्नाटो। इसे कहा जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोला जाता है इसे? कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें सुनते चलो तुम तो बस। इसे कहा जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तभी तो स्ट्रेस आएगा। अगर एक ही तरफ से लग रहा होता मान लो तो भाग लेती है, तो अरे यार, Yes, sir. है ना? Yes, sir. ये खींचती नहीं, Yes, ये sir. दबती नहीं, ये तो भाग लेती। तुझे मेरी बात समझ? आ गई sir. बहुत बढ़िया आ भाई गई साहब। sir. और यूनिट क्या लिखी जाएगी? यूनिट लिखी जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ ना बोल, Yes, ठीक sir. है। अब वही वाली Yes, बात, sir. सत्य सिंगल सिंगल बेटा? एस क्यों है? सिंगल एस पे लिखा है इधर। बेटा सिंगल मेरी एस बात पे सुन, लिखा है यहाँ से इधर। देख, मैंने कहा यहाँ से फोर्स ही हटा लेता हूँ। अब स्ट्रेस बोल। नहीं है। हाँ, तो बस नहीं, जब अब दोनों तरफ से फोर्स लगता है ना, तब लगता है। तो ध्यान से देख बेटा, जब ये ऊपर जब ये थी ना, ये जब रस्सी से बंधी हुई थी, तो बेसिकली क्या हो रहा था कि आप इधर रॉड को इधर खींच रहे थे और ये वॉल इधर इसको इधर खींच रही थी, है ना? ये इलोंगेटिव स्ट्रेस थी। अरे यार, ये कौन सी स्ट्रेस थी? Yes, sir. इलोंगेटिव स्ट्रेस। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? Yes, sir. पक्की बात है क्या? Yes, sir. अरे सोच लो। Yes, sir.
बहुत बढ़िया। लो बताओ अब देखो जरा, तो लो भाई तुम्हारे डाउट का ही मैं निवारण कर देता हूँ। लो बताओ, डाउट का निवारण करता हूँ मैं। लो बताओ, मैंने बोला एक दो सवाल करा देता हूँ, अच्छा लगेगा। मैंने बोला एक रॉड है, ठीक है। मैंने बोला ये 10 न्यूटन, मैंने बोला ये 10 न्यूटन, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने बोला मान लो 0.1 मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस बताना, बताओ स्ट्रेस कितना है, बोलो 100 बोलो। 100 10 बाय 0.1 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो कितना आया, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, sir. और सुन, और Yes, सुन, sir. और Yes, सुन, sir. अच्छा कर, अच्छा कर। देख मैंने बोला कि मान ले ये ऐसे रॉड है, ठीक है। फिर से भाई साहब, फिर से जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हें बोला गया 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैंने बोला भाई साहब 20 न्यूटन, ठीक है। मैंने बोला भाई साहब 10 न्यूटन। स्ट्रेस बोल, स्ट्रेस बोल। यही आएगा। हाँ यही आएगा। भाई साहब, Yes, मुझे sir. पता है कि इस 20 न्यूटन का अपोज करने के लिए तो उधर 10 ही है, तो स्ट्रेस कितना फोर्स लगा रहा है, 10 के 20? Yes, sir. 10 लगा रहा है भाई साहब, बाकी का 10 तो चला रहा है इसको। 10. अरे यार नहीं आया, है ना। I तो guess, sir. स्ट्रेस लाने में कौन I जिम्मेदार guess, है sir. बेटा? स्ट्रेस लाने I में guess, sir. 10 न्यूटन का फोर्स जिम्मेदार है। तो 10 बाय 0.1 इज इक्वल टू कितना आया, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यार तुम्हारे तोते उड़ गए यार, है ना? No, sir. पक्का? No, sir. भाई सोच लो। नो सर बहुत बढ़िया भाई साहब, मैं समझू, हमें समझ आया है क्या? 110% बिल्कुल एकदम। Yes, यस sir. सर यस सर बहुत बढ़िया Yes, भाई साहब, sir. बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से देखो बेटा, जानते हो ये जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस बताओ तुम, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है ये? Scalar. अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात ध्यान सुनो। वैसे तो मैं बोला फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। जानते हो बेटा एक स्पेशल टाइप की क्वांटिटी होती है जिसे कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी। स्केलर, वेक्टर और टेंसर, ठीक है। बेसिकली जो टेंसर है ना वो एक मतलब सुपर ग्रुप है। बेसिकली सुपर ग्रुप मतलब टेंसर के अंदर आते हैं। जो स्केलर और जो वेक्टर है ना वो टेंसर के अंदर आते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। तो टेंसर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी? बेटा टेंसर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो नहीं करती पर जिसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। यार हाँ ना बोल। फॉर एग्जांपल एक और टेंसर बताओ, तू सोच, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती पर जिसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। बोल बोल बोल। ये रहा सर, ये रहा ऐसी कोई सर। और क्वांटिटी तेरे दिमाग में आ रही हो जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को तो फॉलो नहीं करती पर जिसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? करंट जो है ना बेटा, करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता पर करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है कि किस डायरेक्शन में करंट बह रहा है। यार तुम्हें नहीं आया ना मैं क्या कह रहा हूँ? आगे, sir. सोच लो। आगे, sir. आगे सर Yes, sir. पक्की बात है क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब। ऐसी क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी कहलाती है। क्वांटिटी हालांकि अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसलिए मैं ज्यादा पैपै नहीं करूंगा इस बात पे, पर अपने को पता होना चाहिए कि भाई साहब जो स्ट्रेस है वो कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी है, हाँ ना बोल दे। Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, अच्छा sir. अब एक और बात बोली गई बेटा, जब हम किसी चीज को दबाने का प्रयास करते हैं, है ना, या इसको तो अपन खैर फैला रहे हैं, है ना, जब अपन किसी बॉडी के ऊपर इलोंगेटिव स्ट्रेस लगाएं या अपन किसी बॉडी के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएं तो उससे वो बॉडी क्या होती है, या तो दब जाएगी या तो फैल जाएगी, है कि नहीं यार? Yes, sir. तो अगर Yes, दब sir. जाएगी या अगर फैल जाएगी तो क्या उसके डायमेंशन में चेंज आ जाएंगे क्या? हाँ ये तो है यार। क्या मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. यार तुम्हें समझ नहीं Yes, आया मैं sir. क्या बोला? अरे sir. आ रहा है ना कि भाई अरे जब किसी sir. बॉडी के ऊपर हम कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएं या अगर किसी बॉडी के ऊपर हम क्या लगाएं, एलोंगेटिव स्ट्रेस लगाएं, तो उससे क्या होता है, वो बॉडी या तो दब जाएगी और या तो वो फैल जाएगी। तो उसका मतलब कि उसके डायमेंशन में चेंज आ जाएंगे, है ना? आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, किसी sir. बॉडी पर तुम्हें समझ तो आ रहा है ना? ऐसे टफ तो नहीं लग रहा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? नहीं। बहुत बढ़िया। sir. किसी बॉडी पर No, sir. इलोंगेटिव, किसी बॉडी पर इलोंगेटिव स्ट्रेस, हालांकि स्ट्रेस एक शेयर स्ट्रेस भी होता है, बाद में मेरे को याद दिलाना, बताऊंगा मैं, ठीक है। हालांकि किसी बॉडी पर इलोंगेटिव स्ट्रेस, स्त्रील क्या लिख दिया, ये तो मूवी है ना किसी बॉडी पर इलोंगेटिव स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाने पर वो या तो दब जाती है या तो दब जाती है या फिर फैल जाती है ना, या फिर फैल जाती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब
कि उसके Dimension डायमेंशंस में चेंज आ जाते हैं, है ना, Yes, उसके sir. डायमेंशंस में Yes, चेंज sir. आ जाते हैं उस समय हम बात करते हैं स्ट्रेन की, हम बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन स्ट्रेन स्ट्रेन, सुना है तुमने कभी किसी को कहते हुए कि यार मेरे पाँव में थोड़ा स्ट्रेन आ गया, यार मेरे मसल्स पुल हो गए, सुना है कि नहीं सुना है? है ना, जब मसल्स खिंच जाती है ना उस टाइम पे हम कहते हैं कि हमारी लेग में स्ट्रेन आ गया है। अरे हाँ ना बोलो, Yes, sir. तुम्हें मेरी बात समझ Yes, sir. Yes, sir. Sir. है ना, उस समय हम बात करते हैं स्ट्रेन की। चलो आ जाओ, अब मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेन को डिफाइन करता हूं बेटा, ठीक है बेटा। जो स्ट्रेन होती है ना, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस, टू द ओरिजिनल डायमेंशंस। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, हाँ ना बोलो, क्या तुम्हें समझ आई स्ट्रेन क्या होती है? डेफिनेशन क्लियर है क्या? स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस। क्या मुझे डेफिनेशन एकदम क्लियर है क्या यार? सर Yes, स्ट्रेन, Yes, क्या कह रहा है बेटा? Yes, sir. कुछ बोल रहा था कोई तो। स्ट्रेन सर मतलब स्ट्रेन का मतलब वही कह रहा हूँ मैं, स्ट्रेन जो होता है ना, जैसे मैं क्या बोला, मैं बोला कि अगर किसी बॉडी को अगर हम इलोंगेटिव स्ट्रेस लगाएं या कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएं तो वो बॉडी या तो दब जाएगी या तो वो फैल जाएगी, है कि नहीं? यस सर, तो दब जाने या Yes, फैल sir. जाने का मतलब क्या होता है कि उसके डायमेंशन चेंज हो गए, है ना, उसकी लेंथ चेंज हो गई या उसका एरिया Yes, चेंज sir. हो गया या उसकी वॉल्यूम चेंज हो गई, है ना। तो जब ऐसा हो जाता है ना उस समय हम बात करते हैं स्ट्रेन की। किसकी बात करते हैं? स्ट्रेन की। स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया जाता है? स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन डायमेंशंस ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. पक्की बात है क्या? सोच ले। Yes, sir. यस सर, बहुत बढ़िया Yes, भाई sir. साहब, जैसे ध्यान से देख, मैंने तेरे को Yes. तीन चीजें बताई, या तो लेंथ में चेंज आ सकता है, या एरिया में चेंज आ सकता है, या तो वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। तो भाई साहब स्ट्रेन जो होती है ना वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की, जिसमें से एक होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तू खुद से बोल, मैं नहीं बता रहा, तू बता क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। Yes, sir. यार नहीं आया Yes, sir. यार। Yes, sir. तो डेल्टा एल बाय एल, क्या मेरी बात समझ आ गई? वेयर एल इज द ओरिजिनल लेंथ एंड डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ। क्या मेरी बात समझ आ गई है? Yes, sir. इसके अलावा एक Yes, होती है sir. सरफेस स्ट्रेन बोल लो या एरियल स्ट्रेन बोल लो। क्या बोल लो? एरियल स्ट्रेन। एरियल स्ट्रेन तू बोल क्या होगी, मैं नहीं बोल रहा, तू बोल। Change in area upon original. चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ ना बोल दो सन्नाटा। बहुत बढ़िया भाई साहब, तुम तो सीख गए। और बहुत बढ़िया, और बोलो। एक में बोला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोला? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तुम बोलो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगी? Change in volume by चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेन के जो डायमेंशंस होंगे वो क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला स्ट्रेन का क्या होगा? डायमेंशन होएगा ही नहीं डायमेंशन। हाँ ये होंगे सही नहीं। बात भाई साहब। चेंज इन लेंथ है तो लेंथ ही। अरे यार, अरे चेंज इन लेंथ है तो लेंथ ही। हाँ ना बोल। Yes, sir. और लेंथ बाय लेंथ Yes, sir. डायमेंशन क्या मिला बाबा जी का ठुल्लू? यार नहीं आया। आगे sir. बहुत बढ़िया आगे भाई साहब। sir. बोला एरियल स्ट्रेन, तो चेंज इन एरिया भाई, है तो एरिया ही, और नीचे भी एरिया। एरिया ने एरिया को मार Yes, दिया तो sir. डायमेंशन क्या मिला ठुल्लू? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल, चेंज इन वॉल्यूम, तो है तो वॉल्यूम ही, और नीचे भी वॉल्यूम, तो क्या मिला? डायमेंशन ठुल्लू। यार नहीं आया यार। आगे sir. पक्की बात है क्या? अरे सोच लो, कोई परेशानी तो नहीं है? No sir. 110% No बिल्कुल। sir. यस बहुत बढ़िया भाई, तो इतनी बात अपने को समझ आती है, ठीक है बेटा। इसके अलावा ना कभी कभी एक चीज लेटरल स्ट्रेन और डिफाइन की जाती है। क्या डिफाइन की जाती है? लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन का कुछ खास मतलब नहीं होता, उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है, चेंज इन डायमीटर। यार हाँ ना बोल, Yes sir. क्या होता है? Yes, sir. चेंज इन डायमीटर। तुम घबरा तो नहीं जाओगे मैं क्या बोल दिया? No, sir. No sir. सोच लो। No, sir. No sir. पक्का? फिर सर उससे लॉन्गिट्यूडनल नहीं, एरियल हाँ, वो दोनों तो बढ़ एक मिनट, जाएंगे। अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज बताना चाहता हूँ मैं एक्चुअली, उस इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी चेंज इन डायमीटर हो जाता है ना किसी चीज का, तो हम बोलते हैं कि उसकी लेटरल स्ट्रेन लगी है उसके ऊपर। कैसी स्ट्रेन लगी है? लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। मेरी बात सुन, अभी क्लियर हो जाएगी बेटा, अभी क्लियर हो जाएगी। सुन देख मैं क्या बोला, एक चीज मैं आपको डिफाइन कराना चाहता हूँ जिसे कहते हैं पॉइजन्स रेशो। क्या कहते हैं उसे? पॉइजन्स रेशो। नाम से ही जहरीला लग रहा है भाई साहब ये। पॉइजन्स रेशो, ये साइंटिस्ट का नाम था पॉइजन।
पता नहीं इसके घर वालों को क्या दुश्मनी थी, इससे होते ही बच्चे का नाम ही बिगाड़ दिया है कि नहीं यार? Yes, Yes, sir. sir. है ना? मैं बताता Yes, हूँ। Yes, sir. मेरे पिताजी के एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनके बेटे के यहाँ बेटा हुआ, ठीक है, मतलब उनका पोता हुआ, तो उसका जो बेटा है वो खलनायक का बहुत बड़ा, उसका बड़ा संजय दत्त का बड़ा फैन है, ठीक है। उसने अपने बेटे का नाम रख दिया खलनायक। यहाँ से 5 साल पहले की बात है, 5 नहीं 10 साल पहले की बात है, उसने अपने बेटे का नाम खलनायक रख दिया। समझ रहे हो तुम लोग? खलनायक खलनायक। वो गया उसका वो गया तुम्हें कमेटी पता है? कमेटी में जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है बच्चे के नाम का, बर्थ सर्टिफिकेट, म्यूनिसिपल कमेटी, वहाँ पे गया वो, तो बोला बच्चे का नाम क्या लिखना है? बोला खलनायक। उसने उसकी तरफ देखा, बोला भाई क्या कह रहा तू? तो बोले फिर से देख ले। बोला सुन। बोला हाँ। तो बोला बच्चा किसका है? बोला तेरा। तो बोला जो मैं कह रहा हूँ कर। वो सही में खलनायक नाम रखवा के आ गया। अब पता है दिक्कत कहाँ हुई? अब दिक्कत ये हुई कि वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, 5th क्लास में आया, है ना? अब उसका नाम खलनायक चल रहा था, वो बच्चे को महसूस तो होगा ही खलनायक नाम, है कि नहीं यार? Yes, sir. है ना? तो अब उसका नाम खलनायक से चेंज करवा के पैसे वैसे देके कुछ भी करके और उसका नाम खुश करवाया गया है। अब उसका नाम है खुश, तो वो थोड़ा खुश रहता है ना? खुश, ये खुश नाम है उसका, ठीक है। तो पहले उसका नाम था खलनायक। अभी भी अब तो सही है, ठीक है, मतलब ठीक है, इतना ज्यादा मजाक तो नहीं है कि होते ही मजाक कर दिया, बताओ अपने बच्चे के साथ, ऐसा कौन करता है यार? यस सर। खलनायक नाम रखवा दिया। अबे तू फैन है, तेरा बच्चा थोड़ी फैन है यार। अरे यार हाँ ना बोलो। तो ऐसे नाम होते हैं वो बच्चों का मजाक हो जाते हैं उसमें, है ना? खैर मेरी बात सुन, अब ध्यान से सुन, देख अच्छा लगेगा तुझे। तो पॉइजन्स रेशियो को कैसे डिफाइन किया जाता है? सुनो क्या बोला गया, सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा, सुने। क्या बोला गया? बोला गया कि इफ अ सिलेंडर इज हैंग्ड वर्टिकली, ठीक है। क्या बोला गया? इफ अ सिलेंडर इज हैंग्ड वर्टिकली, मतलब कि अगर किसी सिलेंडर को अगर अपन वर्टिकली लटका दें, देन विद इन द इलास्टिक लिमिट, इसको इग्नोर करना अभी, देन विद इन द इलास्टिक लिमिट, दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट, इस चीज को इग्नोर कर देना कि मैं क्या बोला कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द longitudinal strain, एक तो ये स्पेलिंग लिखने में बड़ी गड़बड़ होती है यार मेरे से, longitudinal strain is known as Poisson's ratio। सुने मेरी बात ध्यान से, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, ध्यान सुने, मैं समझाता हूँ अच्छे से, बिल्कुल परेशान नहीं होना 1% भी। अब सुने, ठीक है। अभी हम इतनी सी चीज़ को इग्नोर करके चलेंगे, किसको? कि विद इन द इलास्टिक लिमिट। इस चीज़ का क्या मतलब होता है, क्योंकि इस चीज़ का मतलब अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। सुनो क्या बोला? बोला एक सिलेंडर को ना आपने वर्टिकली हैंग कर दिया, ठीक है, तो बोला कि द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को पॉइजन्स रेशियो बोला गया। बोले सर मेरे को तो नहीं समझ आया, देखो मैं समझाता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने बोला कि अपने पास, तुमको आटा पता है गुथा हुआ आटा कैसा होता है? Yes, sir. सर पता है? Yes, गुथे sir. हुए आटे की ना एक बहुत लंबी लोई बनाओ, जैसे पूरी बनाने के लिए करते हैं, फिर उसको काटते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। Yes, sir. तुमने पूरी नहीं बनाई, Yes, sir. यस सर। मुझे तो क्या करे, जबरदस्ती बनानी पड़ती है, तुम्हारा भी टाइम आएगा, कोई बात नहीं। अरे हाँ ना बोलो, Yes, sir. यस सर। है ना? तो भाई साहब Yes, क्या yes, हुआ, तुम उस आटे को, अगर आटे की लोई बना के लंबी सारी उसको लटका दोगे तो क्या वो नीचे खिंच जाता है क्या? Yes, sir. तो लंबा हो जाएगा और पतला Yes, हो sir. जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आया? अरे sir. बहुत बढ़िया भाई अरे साहब। तो sir. ये सिलेंडर था, ठीक है, अपनी वेट की वजह से गड़बड़ हो जाती है उसके साथ, है कि नहीं यार? यस है ना? तो बोला भाई Yes. ये वो सिलेंडर था, ठीक है, ये वो सिलेंडर था। तो बच्चा बोला ठीक है सर, ओके, आपकी बात समझ आ गई, है ना? मेरे को तो और अच्छी समझ आई, क्योंकि मेरे साथ तो यही होता है ना? तो लो भाई ये ली। तो ऐसे अपन ने क्या बोला, अपन ने बोला कि एल लेंथ का ये सिलेंडर है, ओके, एल लेंथ का मान लो ये सिलेंडर है, ओके। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया एल लेंथ का सिलेंडर है। और तुम्हें क्या बोला गया कि इसका जो डायमीटर है ना, ओरिजिनल डायमीटर, वो डी है, वो क्या है? कैपिटल डी, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसका वेट नीचे की तरफ लगने लगेगा ना, तो बेटा ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? सिकुड़ जाएगा और लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो ऐसे हो जाएगा, पतला हो sir. जाएगा और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि तुम मर गए, तुम्हारे sir. तोते उड़ गए तुम्हारे? यस सर। यस सर। समझ Yes, आया ना? sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, तो ध्यान से sir. देख, थोड़ा सा लंबा हो गया उसके बाद, है कि नहीं? और लंबा हो गया और पतला हो गया, ठीक है। तो कितना लंबा हुआ, इसे बोला गया डेल्टा एल, ठीक है, इसे बोला गया डेल्टा। यही तो है डेल्टा एल यार, है ना? बोल,
Yes, sir. है ना। और जो Yes, नया sir. डायमीटर मैंने बोला छोटा डी हो गया, तो चेंज इन डी तो यही है साइड वाला, यही तो है चेंज इन डी, डेल्टा डी। हाँ ना बोल। Yes, sir. बहुत बढ़िया Yes, भाई sir. साहब, तो इतनी बात भी अपने को समझ आती है ना। तो क्या बोला गया, देख ध्यान से देख, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखवाओ पहले तो मुझे, क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल। डेल्टा बहुत बढ़िया, डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल बाय एल, बहुत बढ़िया। और लेटरल स्ट्रेन क्या है, लेटरल स्ट्रेन क्या है बोल। Delta D. डेल्टा डी बाय Delta डी, D. डेल्टा डी नहीं बेटा, डेल्टा by डी D. बाय डी। क्या मेरी बात समझ आ गई। Yes, sir. तो जो पॉइजन रेशियो है, पॉइजन रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब कि क्या, डेल्टा डी और बाय डी और डिवाइड बाय डेल्टा एल और बाय एल। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई Yes, साहब। sir. तो ये पॉइजन रेशियो होता है, हालांकि इसके ऊपर ज़्यादा सवाल वाल नहीं आते, ठीक है। बाकी अगर सवाल आएगा तो इसी प्रकार का आएगा कि सिलेंडर को लटका दिया, बाद में 1 मीटर का था वो 1.1 मीटर का हो गया, 1 मीटर का सिलेंडर था, बोलेगा 1.1 मीटर का हो गया, फिर बोलेगा कि उसका डायमीटर पहले था क्या बोलते हैं 4 सेंटीमीटर, अब वो 3.9 सेंटीमीटर हो गया, तो बोलेगा कि पॉइजन रेशियो बताओ। क्या तू बता सकता है क्या। Yes, sir. तुझे मेरी बात दूर दूर Yes, तक sir. भी समझ, आ गई सर। सोच ले, आ गई कोई दिक्कत सर। तो नहीं है। नो सर। बहुत बढ़िया भाई No, साहब, तो ये sir. बात अपने को समझ आती है। अच्छा पॉइजन रेशियो, जो पॉइजन रेशियो अपने पास, उसका जो वो होगा डायमेंशन, वो बता। डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी भाई साहब, Dimensionless इसमें होगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुझे मेरी बात ही समझ नहीं आई। Agree, sir. बहुत बढ़िया Agree, है sir. ना। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है, थ्योरी थ्योरी होती है इसमें, और कुछ नहीं होता है इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यार हाँ ना बोलो, Yes. है ना। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये, कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ, Agree, sir. पक्की बात है ना। Agree, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। और Yes, सुनो, sir. और अच्छी अच्छी बात करता हूँ। अब सुनो, अब मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ कि विद इन द इलास्टिक लिमिट का मेरा क्या मतलब है, ठीक है। बेटा ध्यान से सुनो, क्या करा गया ना, क्या करा गया कि मान लो रबर बैंड ही लेकर तुम्हें मैं समझाता हूँ, ठीक है, रबर बैंड लेकर समझाता हूँ। तो मान लो एक रबर बैंड का टुकड़ा था, है ना। ऐसे रबर बैंड के टुकड़े को अगर तुम खींचते चले जाते हो, ऐसे फोर्स लगा के खींचते चले जाओ, तो क्या वो खींचता चला जाएगा क्या, है ना। Yes, sir. और खींचोगे तो और Yes, खींचता sir. चला जाएगा, है ना बोलो। और एक समय ऐसा आएगा कि सुनो, तुमने इतना खींचा और छोड़ दिया, तो क्या बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा क्या। Yes, sir. तुमने इतना खींचा और Yes, छोड़ sir. दिया, तो क्या बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा क्या। हाँ, और एक समय ऐसा आएगा कि अगर Yes, तुम उसे sir. इतना खींच दो कि टूटा तो नहीं, पर जब छोड़ोगे तो उसमें कुछ खिंचाव रह जाता है। तुम्हें समझ नहीं आया यार। Yes, sir. Agree, sir. पक्का ना, Agree, sir. पक्की बात एकदम। sir. तो क्या अपने जैसे Yes, पहले sir. जैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। No, sir. नहीं, क्योंकि तुमने, sir. अब सुनना मेरी बात, सुनना मैं क्या बोला, मैं बोला क्योंकि तुमने उसे उसकी इलास्टिक लिमिट के परे खींच दिया। क्या मेरी बात समझ आ गई। Yes, sir. हाँ, Yes, क्योंकि sir. तुमने जो स्ट्रेस लगाया वो स्ट्रेस उसकी इलास्टिक लिमिट के परे हो गया। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार, Agree, sir. है ना। और एक समय तो Agree, ऐसा आ sir. जाता है कि फिर जब तुम उसे उतना ज्यादा खींच दोगे तो फिर वो बिल्कुल ही टूट जाएगा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ। आगे सर। बहुत बढ़िया, आगे से। बहुत बढ़िया। तो अब हमें इलास्टिक लिमिट का मतलब समझ आता है यार, कि इतना खींचना है कि बॉडी के डायमेंशन में चेंज ना हो। जैसे अपन डीफॉर्मिंग फोर्स हटाएं तो बॉडी पहले के जैसी वापस हो जाए। क्या बात समझ आ गई। Yes, सर sir. इलास्टिक लिमिट, Yes, सर sir. इलास्टिक लिमिट के बाद बेटा तो इलास्टिक लिमिट के बाद ना। ना टूटता नहीं है। इलास्टिक लिमिट के बाद वो क्या होता है कि अपने ओरिजिनल कन्फिगरेशन में वापस नहीं आ सकता, ठीक है। जहां पर टूट जाता है ना उसे तो रप्चर पॉइंट कहते हैं, नाम होता है उसका, ब्रेकिंग पॉइंट या रप्चर पॉइंट, ठीक है। रापचिक पॉइंट नहीं है ये, अरे ओ सन्नाटो, रापचिक पॉइंट नहीं है, रप्चर पॉइंट, रप्चर पॉइंट। बच्चे कहते हैं रापचिक पॉइंट नहीं है ये, ठीक है। सुन मेरी बात सुन, देख मैं बताता हूं, एक मिनट इसको थोड़ा घुमा लेते हैं हल्का सा, मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी आज। हाँ अब सुन, ज़्यादा हो गया क्या। हाँ ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, इतना ठीक है। सुन मेरी बात सुन ध्यान से देख। अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है ना तो 45 करना पड़ेगा। तब तो क्या होता है, अभी मैं ग्राफ बना देता हूँ पहले, उसके बाद समझाऊंगा आराम से कि क्या होता है।
देखो बेटा क्या मैं बना रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, मैंने आपके सामने यहाँ पर स्ट्रेस का और स्ट्रेन का ग्राफ बनाने की कोशिश करी, ठीक है, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का, ठीक है, स्ट्रेस का और स्ट्रेन का। इस तरफ अपन क्या कर रहे हैं, अगर स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ रही है, क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है। Yes, अब ध्यान sir. से देखें तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ग्राफ के ऊपर मार्क करूंगा, ठीक है, ये ए और ये ऐसे बी, ठीक है। उसके बाद जो ग्राफ है ना बेटा, उसके बाद जो ग्राफ है वो कुछ अलग ही प्रकार का हो जाता है, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ हो जाता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ए बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है, ये रप्चर पॉइंट है, ब्रेक हो गया अब तो, ठीक है। सुन, क्या होता है कि जब आप बॉडी को उसके इलास्टिक लिमिट में खींचते हो ना, तो जो स्ट्रेस आप लगा रहे हो और जो स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रेन मतलब खिंचाव जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, जो चेंज हो रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. पर अगर Yes, sir. आप उसे उसके इलास्टिक लिमिट के परे खींच दो, है ना, परे खींच दो, तो ध्यान से देखो तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है बेटा। अगर इलास्टिक लिमिट में खींचा तो बॉडी अपने ओरिजिनल पाथ को वापस रिगेन कर सकती है, मतलब जैसी बॉडी थी पहले वो वैसी ही हो जाएगी आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रेस या एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। पर अगर आप उसे एक पॉइंट के बियॉन्ड अगर आप खींच दो उसे, तो चाहे अगर आप फोर्स हटा भी लेंगे तो अभी भी वो पहले जैसी होने वाली नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. और उस पॉइंट के Yes, बियॉन्ड sir. जब आप उसे ले जाते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहां पर वो जाके बॉडी टूट जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट या रप्चर पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट कह लो या तो कह लो रप्चर पॉइंट। क्या मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, Yes, sir. एक्सपेरिमेंटल कर Yes, रहे sir. हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया मेरे घर का कुछ भी नहीं है इसके अंदर, अपने को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब सुनो, Yes, यहाँ पर sir. एक लॉ डिफाइन किया जाता है बेटा, ठीक है, क्या लॉ डिफाइन किया जाता है, ऊपर मैं हेडिंग उसी नाम की बना देता हूँ, ठीक है, इसे कहते हैं हुक्स लॉ। क्या कहते हैं? हुक्स लॉ। यार हाँ ना बोलो, हुक, HOOK, हुक, मेरे दिल विच उड़ दी हुक, वो वाली हुक। यार हाँ ना बोल, Yes, sir. हुक, ठीक है, Yes, हुक sir. नहीं है ये, हुक है, ठीक है, हुक्स लॉ। हाँ ना बोल, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जहां पर वो आप उसे मतलब अगर छोड़ो तो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, उसे इलास्टिक लिमिट कहा जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला हुक्स लॉ ने? हुक्स लॉ ने ये बोला कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, हुक साइंटिस्ट का नाम था, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स ऑफ द बॉडी, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स ऑफ द बॉडी, क्या बोला गया कि स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। क्या तुझे मेरी बात समझ आई? क्या बोला गया? Yes, sir. कि जो स्ट्रेस है Yes, वो sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Yes, स्ट्रेन sir. होता है। क्या मेरी बात समझ आ गई है? Yes, sir. इसका मतलब Yes, कि sir. स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो एक कांस्टेंट होना चाहिए, Yes, sir. है ना, बाय Yes, स्ट्रेस sir. शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स स्ट्रेन, है कि नहीं यार? Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, Yes, बहुत बढ़िया, sir. शानदार। अब मेरी बात सुने, ध्यान सुने। तो क्या बोला गया? ऐसा बोला गया कि बेटा जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो रेशियो रहेगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो रेशियो रहेगा, दैट विल बी अ कांस्टेंट, नो? हाँ ना बोल, Yes. Yes. पक्की बात है क्या? Yes, sir. बेटा ये जो कांस्टेंट Yes, होता है ना, sir. ये जो कांस्टेंट होता है ना, इस कांस्टेंट को बोला जाता है y, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस इसका नाम है। क्या है? स्ट्रेस का, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो रेशियो है, क्या बोला गया? यंग्स मॉड्यूलस। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार, मैं क्या बोला यार? सर इसी लो में, क्या कह रहा सर है इसी बेटा? लो में, इसी लो में सर, हाँ इसी लो में इसी है, लो हाँ में इसे सर, बोला गया यंग्स यंग्स मॉड्यूलस। यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आई यार, मैं क्या बोला? यस कैपिटल वाई है, स्मॉल कैपिटल वाई वाई, सर। कैपिटल वाई। क्या बोला जाता है इसे? यंग्स मॉड्यूलस। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? आगे. पक्की बात है क्या? आगे। अरे सोच ले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया Yes, भाई साहब, बहुत sir. बढ़िया। Yes, sir. अब तू सोच के देख, जो ऊपर वाला सिलेंडर था, जैसे ऊपर वाला सिलेंडर था, ये सिलेंडर था, ठीक है, अगर मैं तुझे ये बोला होता कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है अगर वो A है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसका मास m है, ठीक है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है क्या वो mg है क्या? यस सर, तो क्या जो स्ट्रेस होता है, Yes, sir. स्ट्रेस बोल, स्ट्रेस Yes, कितना sir. होता? mg by a, यस सर, है ना, Yes, sir. फोर्स Yes, पर यूनिट sir. क्रॉस सेक्शनल Yes, एरिया sir. है कि नहीं यार? यस सर, और स्ट्रेन क्या है? Yes, स्ट्रेन sir. चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस क्या लिखा जाता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मतलब कि mg by a और डेल्टा l और l ऊपर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? आगे, sir. बहुत I बढ़िया, guess so. बहुत बढ़िया, है ना। और ये जो f होता है ना, ये f, यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ यार?
हाँ ना बोल, रही है सर। आ रही है ना बेटा? आ ध्यान रही सुनो, है ध्यान सर। सुनो। इसी तरह से कभी कभी क्या कहा जाता है, अच्छा मेरे को बात सोचे, मेरे को एक बात बता, अगर कोई बॉडी इलास्टिक है ना, जैसे ये तो इलास्टिक नहीं होता, जैसे आटे की जो बॉल होती है उतनी इलास्टिक नहीं होती, ठीक है? अगर इलास्टिक बॉडी होती तो क्या जितना फोर्स नीचे लग रहा होता, क्या वो बॉडी ऊपर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करती है क्या, जैसे स्प्रिंग में होता है? यस सर। नहीं आया तुम्हें यार? यस सर। आगे सर। हाँ ना बोलो। तो जैसे जैसे नीचे फोर्स लगता है तो बॉडी भी ऊपर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करती है कि नहीं करती? यस सर। तो उस समय पर Yes, sir. भाई साहब जो यंग्स मॉडुलस है ना, उसे ऐसे डिफाइन किया जाता है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू mg बाय इतना, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया और इनटू डेल्टा एल और डिवाइड बाय एल। वहां पर ये जो एफ क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। यस सर। इसको कहते हैं रिस्टोरिंग नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। भाई साहब तुम्हारे तोते उड़ गए ना, कुछ नहीं आया ना तुम्हें? बेटा मैं बताता हूँ, जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हो तो क्या स्प्रिंग अपने आप को वापस की तरफ, अंदर की तरफ खींचना नहीं चाहती क्या? है ना? देखिए वही बातें हैं, देखिए वही बातें हैं बेटा, ध्यान सुन, देख मैं वापस से वही बातें करता हूँ ताकि तुम्हारे को थोड़ा फील आ जाए, है ना? देख ध्यान से देख, मेरी बात अच्छे से तुझे समझ आएगी। मुझे पता है कि स्प्रिंग जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता? अपोजिट दिशा में बस, है कि नहीं? और ये जो एफ होता है ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है कि नहीं होता? और ये एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो यहाँ से अपन क्या लिखते हैं? एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या मेरी बात समझ आई? ये जो F होता है ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है, मतलब अगर आप स्प्रिंग को आगे खींच रहे हो तो फोर्स लगेगा पीछे, और जितना ज्यादा आप खींचोगे रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही ज्यादा पीछे लगेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई है? तो इसका मतलब कि रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है भाई साहब, ये कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है यार। तुम्हें समझ ही नहीं आया यार मैं क्या बोला यार? नहीं आगे सर। सोच ले, आगे सर। कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? 110% बिल्कुल? यस सर। अरे तुम शर्माए तो नहीं हो बिल्कुल भी? बहुत बढ़िया भाई साहब। तो इतनी बात अपने को समझ आती है कि नहीं आती? 110% बिल्कुल एकदम? बहुत बढ़िया भाई साहब। तो ये बात अपने को समझ आती है। एफ के नीचे क्या ए लिखा है? एफ के नीचे क्या ए लिखा है आपने? ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? आगे सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आगे जब सर। अपन स्प्रिंग को खींचते हैं तो क्या स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है क्या यार? हाँ होती है। अरे वो सन्नाटो कितनी होती है वो? हाफ के एक्स स्क्वायर। यार तुम्हें नहीं आया ना कितनी होती है? आगे सर। हाँ, तो जब हम स्प्रिंग आगे खींचते सर। हैं तो स्प्रिंग के अंदर तो एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसे कहते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि भाई स्प्रिंग जो होती है वो इलास्टिक है, तो इसलिए स्प्रिंग के अंदर भाई काइनेटिक एनर्जी स्टोर, वो पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रांग होगी, क्या बोलते हैं, स्टोर्ड होगी। बेटा इसी तरह से जानते हो, जब आप किसी भी इलास्टिक बॉडी को खींचते हो, जैसे मैंने बोला रबर है, मान ले तूने रबर को खींचा, तो रबर क्या वापस अपनी पोजीशन को स्टोर कर लेता है क्या? हाँ सर। क्यों 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 क्यों? क्योंकि जो आपने काम करा, जो आपने वर्क डन करा उसको खींचने में, वो कहाँ चला गया? वो उस रबर की पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? यस सर। पक्की बात है क्या? Yes, sir. उसी प्रकार से मान लो कोई रबर की, जैसे रबर बैंड होता है उसी मटेरियल की मान लो कोई रॉड वगैरह होती, तो उसको भी अगर तुम खींचते और खींचकर अगर छोड़ दोगे तो क्या वो वापस अपनी पोजीशन में चली जाएगी क्या? यस सर। क्यों चली जाएगी? क्योंकि जो आपने Yes, काम sir. करा वो कहाँ स्टोर हो गया? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तुम्हें दो Potential कुछ भी समझ आ गया। हाँ ना बोल यार, आ गया। यस सर। बोल तुझे स्ट्रेस ट्रेन वगैरह सब कुछ समझ आया कि नहीं? ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया यार कहीं? नहीं, सही है। बोलो तुम्हें समझ आया कि नहीं आया है? यस 110% बिल्कुल? यस सर। आ गया। बहुत बढ़िया भाई साहब। आज Yes, की क्लास sir. को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें हैं, पचाने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है? और 3 दिन में अपन ये खत्म कर लेंगे, ठीक है? इतना ही है, ज्यादा पोर्शन नहीं है इसके अंदर, ठीक है? बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन चलता है, बिल्कुल अच्छा जो सवाल जहाँ पर जैसे जैसे बनेंगे जेई के, नीट के, वो सब मैं कराते चलूंगा। बाकी इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। तो अगले पेपर में मेरे को अच्छा रिजल्ट तुम लोगों से चाहिए। बोलो हो जाएगा क्या? हाँ सर। चलो जाओ, भाग जाओ। हाँ सर। सर ये वाई